डिविडेंड, मोनोपोली और लॉन्ग टर्म, आपको इसका कॉम्बिनेशन बना के आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे होल्ड कर सकते हो। ठीक है, जैसे इंफोसिस हो गया, आपको 3 बार डिविडेंड देता है। ट्राइडेंट 4 बार देता है। ट्राइडेंट एक टेक्सटाइल कंपनी है। रेड्स भी टाटा की कंपनी है, 4 टाइम आपको डिविडेंड देती है। के से नालको हो गए, और भी काफी सारी कंपनीज है। जैसे रिलायंस हो गया, आपको अच्छा खासा डिविडेंड दे देता है। 8-10 रुपए का डिविडेंड देता है एवरी ईयर। तो ये डिविडेंड देने वाली कंपनीज, जिसमें आप अगर ग्रोथ नहीं भी हो रही है स्टॉक की, लेकिन वो डिविडेंड दे रहे तो आपकी एक पूरे साल की एनुअल इनकम अच्छी खासी हो जाती है। दूसरा होता है मोनोपोली। जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि मोनोपोली क्या होता है, कि उस सेक्टर में वो एक ही कंपनी है जो वहां पे रूल कर रही है, या फिर उसका अल्टरनेटिव कुछ है वहां पे नहीं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, अभी दूसरा स्टॉक एक्सचेंज तो हम खोल नहीं सकते कि बीएससी से बोर हो गए अभी हम दूसरा खोलते हैं कुछ तो है ना, तो वैसा होगा नहीं। बीएससी है तो बीएससी ही रहेगा। एमसीएक्स होगा, एमसीएक्स भी लिस्टेड है जो मोनोपोली है। एमसीएक्स मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। सीडीएसएल है हमारा, जो हमारे सारे शेयर्स जो एक जगह पे रखे जाते हैं, जो सीडीएसएल और एनएसडीएल है, तो वो भी लिस्टेड है यहाँ पे। दूसरा डिपॉजिटरी यहाँ पे आएगा नहीं। तो ये मोनोपोली का एक ये होता है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो कंपनी कमाएगी वो सस्टेनेबल प्रॉफिट होगा। और जो लॉन्ग टर्म होते हैं स्टॉक्स, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, पावर, जो यूजुअली लार्ज कैप कंपनीज होती है ना। सिंपल आपको बता दूं, जो भी लॉन्ग टर्म कंपनीज होती है जिसमें आप निवेश करोगे या फिर इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग करोगे, तो वो यूजुअली लार्ज कैप कंपनीज होती, या फिर हम उसको ब्लू चिप कंपनीज भी कहते हैं कि वो ब्लू चिप कंपनीज होती है। लार्ज कैप कंपनीज, ब्लू चिप, वो सारे एक ही नाम है। लेकिन आप जब भी इन्वेस्ट करोगे, मुद्दे की बात ये है कि आपको ये तीनों सेगमेंट्स आपको पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। ठीक है, ताकि क्या है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर हो। एक सेक्टर जा रहा है तो दूसरा सेक्टर आपको वहां पे अच्छा खासा मदद कर दे, कि आपका वो लॉसेस थोड़ा सा ये कर दे, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा टॉपिक है, जो लोगों को काफी पसंद आता है, आफ्टर व्हेन राकेश झुनझुनवाला बॉट टाइटन 2002 में, जब भी टाइटन बस 2 रुपए के लिए ट्रेड कर रहा था, और जब भी राकेश झुनझुनवाला, लेट राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने वो स्टॉक खरीदा था, नियर टू 1-2% उन्होंने खरीदा था, वो आज एक मल्टी बैगर हो गए। लेकिन ये सेम स्टोरी मार्केट में रिपीट होती नहीं है ना। हर स्टॉक का एक अपना अपना फंडामेंटल एनालिसिस होता है और टेक्निकल एनालिसिस होता है। पेनी स्टॉक मतलब क्या होता है कि वो कंपनी जस्ट लिस्ट हुई है, या फिर उन्होंने जस्ट बिजनेस अभी शुरू अपना किया है, जो कि यूजुअली 10 रुपए के नीचे ट्रेड करती है। तो पेनी स्टॉक इसका मतलब उसका मार्केट कैप भी 5,000 करोड़ के नीचे ही होगा, राइट। तो ये, इसको आप स्पेकुलेट भी नहीं कर सकते। जैसे हम अमूमन क्या करते हैं कि हम रिलायंस देखते हैं, और फिर उसमें ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम है, उसमें क्या है, उसमें लिक्विडिटी है। तो हमें पता चलता है कि ओके, यहाँ से बाइंग होगा, यहाँ से सेलिंग होगा, ये साइडवेज जोन है ना। तो हम ये यहाँ पे हम पेनी स्टॉक में हम ये नहीं देख सकते, क्योंकि बैक डेटा हमें अवेलेबल होता नहीं है। उसके लिए आपको काफी 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 अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, कि उनकी मैनेजमेंट क्या है, फिर उनका अर्निंग्स कितना है, ये क्या है, वो क्या है। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है पेनी स्टॉक के मामले में। काफी कम स्टॉक होते हैं जो पेनी से आपके मल्टी बैगर बन जाते हैं, है ना। वही स्टोरी बार बार रिपीट होती नहीं है। ये कुछ अच्छे पेनी स्टॉक है, आगे ये बाय रिकमेंडेशन भी नहीं है। नहीं तो कल सुबह उठ के आप खरीद लोगे और फिर मेरे को मैसेज करोगे कि ऊपर नहीं जा रहा है, अभी देखो इसको। तो ये ऐसा चीज नहीं है, ये आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ये आलोक इंडस्ट्रीज हो गया, टेक्सटाइल में ये पेनी स्टॉक है सारे, है ना। ट्राइडेंट हो गया, जेएन के बैंक, इंडियन ओवरसीज, मॉर्फिन लैब्स, और भी ऐसी कई सारी चीजें जो आपके स्मॉल कैप के अंदर और उसमें भी पेनी स्टॉक्स में आ जाते हैं, जिसको आप स्पेकुलेट अच्छी तरीके से आप नहीं कर सकते, या फिर आप उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं कर सकते। वो एक तो डाउन सर्किट लगाते, लोअर सर्किट लगाते ही जाएगा, या फिर अपर सर्किट लगाते ही जाएगा, तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें एनालिसिस क्या करना है, क्योंकि वो तो लिटरली एक जिगजैग जिगजैग मूवमेंट हो गया, है ना। तो उसमें आप क्या ही एनालिसिस करोगे, उसमें आपके अधिकतर इंडिकेटर्स भी आपके काम आते नहीं। तो ऐसी ये साइड में आपको जाना नहीं है।
ये काफी मतलब वो क्या कहते हैं, दलदल वाली साइट है। ये दलदल वाली साइड है इसकी, कि लोगों को लगता है कि ये कम प्राइस है, तो ज्यादा क्वांटिटी लूंगा, तो फिर ये आगे जाकर बढ़ जाएगी, तो उसी उम्मीद में उनकी सारा उम्र निकल जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, काफी कम स्टॉक्स में ऐसा होता है, काफी कम, है ना। लेकिन जो स्टॉक्स में ऐसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक कहते हैं हम उसको। जैसे हमारा प्राइम एग्जांपल जो आज तक यूज करते हैं लोग, वो टाइटन हो गया, है ना। जैसे समझिए एक स्टॉक 5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो वो ओवर द ईयर्स या फिर कह लो आप 2-3 सालों में 10 रुपए तक गया, तो वो 2 बैगर हो गया। 10 से 15 हो गया तो वो 3 बैगर हो गया, और 15 से 20 हो गया तो 4 बैगर हो गया। तो दो के ऊपर जितना भी ऊपर जाएगा वो, तो हम उसे मल्टी बैगर कहते हैं, है ना। तो काफी कम प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको ऐसा एक मल्टी बैगर पेनी स्टॉक मिल जाए और आपकी मतलब लॉटरी लग जाए, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें बहुत सोच समझ के जाना है, या फिर अगर नहीं कुछ समझ रहा है तो जाना ही नहीं है। क्योंकि हमारा पैसा एक तो ब्लॉक होने का चांसेस है, और वेस्ट होने का भी चांसेस है। वेस्ट यानी कि लॉस होने का भी चांसेस यहाँ पे काफी बढ़ जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं अभी तक। ठीक है। आपको कोई भी कैपिटलाइजेशन में डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि मुझे ये डाउट है, या फिर आप अपना माइक चालू कर सकते हो अगर आपको लिखना नहीं है, आपको बात करनी है। तो वैसे हम इसमें हम डाउट यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं। अगर नहीं तो लास्ट का सेशन तो है ही जहाँ पे हम डाउट्स क्लियर करेंगे, और भी काफी सारी चीजें देखेंगे कि हमें यहाँ पे काम कैसे करना है। ठीक है। तो रेगुलर मार्केट अपडेट्स, अपडेटेड रहना काफी जरूरी होता है। कि आप इसमें भले आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, है ना, आप ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन आपको मार्केट का नॉलेज होना काफी जरूरी है। अभी जैसे Q3 रिजल्ट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको एक प्रोस्पेक्टिव अपना चेंज, या फिर आपको एक वाइड प्रोस्पेक्टिव रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में हो क्या रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो न्यूज़ देखने के लिए, हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप ET मार्केट डाउनलोड कीजिए, जो इकोनॉमिक टाइम्स है, वहाँ पे आपको रेगुलरली न्यूज़ मिलते रहेगा। जैसे मॉर्निंग हुई तो मॉर्निंग में आपको न्यूज़ मिल जाएगी, मिड डे में न्यूज़ मिलेगी, और मार्केट क्लोज होने के बाद भी आपको न्यूज़ मिल जाएगी। जैसे कोई कंपनी बंद हो रही है, या फिर जैसे जियो का न्यूज़ आया, वैसे न्यूज़ आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको पढ़ने मिलेंगे। मार्केट की काफ़ी अच्छी इंसाइट्स आपको लाइव मिंट, मनी कंट्रोल और ET मार्केट से आपको ये मिल जाएगी, है ना। दूसरी चीज है कि आपको कंपनीज देखनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैलेंस शीट को एनालिसिस करते हैं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, उनको रेशियो को एनालिसिस करते हैं। वो काफी अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो उसके लिए हम Screener.in और टिकर टेप हम यूज करते हैं। आप इसे मोबाइल फोन में या फिर आपके टैबलेट में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में आप इसे यूज आसानी से कर सकते हो। और काफी सारे ऐसे लोग भी होंगे कि जिनको ये जर्नी शुरू करनी है ना, वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। नेक्स्ट मंथ में हमारे टेक्निकल बैच भी है, तो वो बैच अटेंड करेंगे, तो वो धीरे धीरे सीखेंगे कि ट्रेड कैसे करना है, कहाँ पे लेना है, कहाँ पे बेचना है। तो हम वो डायरेक्टली कुछ दिनों के लिए, जब तक आप स्ट्रेटेजी से फेमिलियर नहीं हो जाते, आपको पता नहीं चल जाता कि इसमें कैसे करना है, काम करना है, तो उसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप पेपर ट्रेड कीजिए, है ना। स्ट्रेटेजी आपको दी हुई है, आप वो स्ट्रेटेजी को देखिए, आप उस पर काम कीजिए। फिर उसके बाद आप फ्रंट पेज, जो कि एक एप्लीकेशन है पेपर ट्रेड करने के लिए, वर्चुअल ट्रेड होता है, आपको पूरा 10 लाख रुपया मिलता है, जो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो पेपर मनी होता है, उसमें आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। तो आप जैसे भी ट्रेडिंग करोगे, तो आपको ट्रेड डालने के लिए फ्रंट पेज एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सकते हो। जो मनी मेकर जी स्ट्रेटेजी है, जब भी आप लेंगे उसको, तो आप उसको अच्छे तरीके से आप उसे वहां पे टेस्ट और यूज करके, फिर आप एक हफ्ते का टेस्टिंग भी काफी मोर देन इनफ होता है, तो फिर आप रियल अकाउंट की तरफ बढ़ सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको रेगुलरली अपडेट रखती है मार्केट के रिलेटेड, या फिर जो इकोनॉमी है
जो सरकार में जो हो रहा है, या फिर सरकार कोई नया रूल निकाल रही है ना, तो फिर इसकी नॉलेज या फिर इसकी इंफॉर्मेशन हमें काफी जल्दी मिल जाती है। अपडेट रेगुलरली हमें मिलता जाएगा। अभी टेक्निकल एनालिसिस तो एक टाइप ऑफ एनालिसिस है ही, जो हम देखेंगे भी अभी। इस सेशन के बाद हम देखेंगे कि कैश में कैसा होता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे दिखता है, हम वो भी देखेंगे मनी मेकर जी सॉफ्टवेयर में। तो हम ये देखेंगे कि अगर किसी को फंडामेंटल एनालिसिस करना है ना, तो वो किस तरीके से करे, उसके कौन से स्टेप्स है जिससे वो फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छी तरीके से कर सकता है। क्योंकि हर एक प्रोसेस को फॉलो करने का स्टेप्स होता है। जैसे हमने पोर्टफोलियो बनाया हमारा डिजायर्ड गोल का, फाइनेंशियल गोल का हमने पोर्टफोलियो बनाया। ठीक है, इस बात को बोलना नहीं कि आपको मुझे कल पोर्टफोलियो दिखाना है आपका जो गोल आपने बनाया है। ठीक है, कल रिव्यू होगा उसका। तो हर एक चीज का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस करने का भी एक स्टेप होता है। तो पहले क्या होता है कि आपको कंपनी समझनी। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि टाटा मोटर क्या बनाती, तो आप झट से बोल दोगे कि ये गाड़ियां बनाती है, या फिर ट्रक्स बनाती है, हेवी ड्यूटी व्हीकल्स बनाती है ना। तो आप उस कंपनी को समझिए कि वो क्या करती है। जैसे रिलायंस ऑयल भी बनाता है, जियो अभी क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आ रहा है ब्लैक रॉक के साथ। आपको कुछ दिनों में वो इंश्योरेंस देते हुए भी दिखेगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना। तो आपको पता लगना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है, इसका मेन बिजनेस क्या है, और उस बिजनेस में और कितने लोग हैं आपको ये भी देखना जरूरी है। उनकी वेबसाइट पे जाइए आप, देखिए कि उनमें स्ट्रक्चर कैसा है, कि सीईओ कौन है या फिर जो मालिक है वो कौन है, उन्होंने कितना साल का एक्सपीरियंस है। तो उस कंपनी को समझने की आप कोशिश कीजिए। ये यूजुअली आपको जब भी स्मॉल कैप कंपनीज होती है, जब भी स्मॉल कैप कंपनीज को आप आइडेंटिफाई करते हो, या फिर आप एक्स्ट्रा रिसर्च करते हो जैसे स्क्रीनर.इन या फिर टिकर टेप पे, तो आपको वहां पे पता चलता है कि कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि वहां पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहती है कि ये कंपनी ये चीजें करती है। महाराष्ट्र में इनका एक पोर्ट भी है, या फिर गुजरात में इनकी फैक्ट्री भी है। तो आपको वो सारी चीजें वहां से मिल जाएगी, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हो। दूसरा क्या है कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ते आना चाहिए एटलीस्ट थोड़ा सा, है ना। जो रेशियोज हो गए, जैसे पीई रेशियो हो गया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, अर्निंग यील्ड हो गया, तो आपको ये पता हो तो अच्छी बात है, और नहीं पता हो तो भी अच्छी बात है ना। तो उसमें कोई ये पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई डरने की जरूरत नहीं है कि आपको ये करना ही है ना। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि आप ये भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ रहा है कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो भी हमारे इंडेक्स है, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, उसके जो स्टॉक्स है, आप वहां से निकाल के आप अपने पोर्टफोलियो में डाल दीजिए। या फिर हमारे पास जो पोर्टफोलियो मनी मेकर जी में जो हमने डाला हुआ है पोर्टफोलियो, आप उस पोर्टफोलियो पे भी आप इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करोगे तो आपका वो अच्छा खासा जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वो सारे स्टॉक वही है जो इंडेक्स के, है ना। लेकिन उसका वेटेज हमने चेंज कर दिया कि अच्छे थोड़े से हाई लिक्विडिटी वाले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे हमने बाइफरकेट उन्हें किया हुआ है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट एक कंपनी का स्टडी करना वो भी काफी जरूरी होता है कि कितना नुकसान कर रही है, कितना पैसा कमा रही है ना। जैसे हमारा जॉब होता है तो हमें जब भी तनख्वाह मिलती है, या फिर हमारा बिजनेस होता है जो जितना रेवेन्यू होता है, तो हम वो देखते हैं ना कि आज सब्जी तरकारी में इतना पैसा चला गया, या फिर ट्यूशन फीस में इतना चला गया, तो हमारे पास बचा कितना, और उस बचे हुए से हम अपना पूरा महीने का खर्चा निकालते हैं। तो सेम चीज होती है कंपनी के साथ भी। क्यों, कंपनी सेल्स करती है, रेवेन्यू होता है, बिड्डा आता है, तो उसके पास थोड़ा बहुत पैसा बचता है। तो यह एनालिसिस करना भी काफी जरूरी होगा। उसका आप देखिए उन्होंने कर्जा कितना लिया हुआ है, इसका आपको डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखोगे तो भी आप अच्छे से इसे समझ जाओगे। आपको एकदम डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है। आप डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखोगे, अगर लेस देन 1 है तो वो कंपनी बहुत बड़ी है। मतलब उनके पास एसेट ज्यादा है जिनको वो पे करके डेट खत्म कर सकती है। और अगर एक से ज्यादा है, मतलब उनके पास कर्जा बहुत है, और उस कर्जे को खत्म करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो बहुत कम है।
या फिर पैसा जो लोन खत्म करने के लिए चाहिए वो उनके पास बहुत कम है। तो ये काफी आसान तरीका है जिससे आप कंपनी का लोन कर्जा वो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो, है ना। तो चौथा क्या आता है कि आपको पीएस ढूंढने। पीएस मतलब कौन हो गया, हमारे कंपिटिटर्स ढूंढने। जैसे हम यूजुअली स्कूल में जो बच्चे अच्छे पढ़ाई करते हैं तो वो कंपटीशन करते हैं कि मैंने 99% लाया, तू कितना लाएगा। तो दूसरा कहता है 99.2 लाऊंगा, है ना। तो वैसे कंपटीशन यहाँ पे भी चलता है। बैक बेंचर में तो हम वो पेन फाइट खेलते थे तो उसमें कंपटीशन चलता था हमारा। कोई बॉल पेन लाता था तो कोई जेल पेन लाता था, है ना। और जो अति होशियार थे वो कैलीग्राफी पेन लाते थे कि एक ही झटके में सब नीचे। तो उसी तरह से हमें कॉम्पिटिटर्स को भी आइडेंटिफाई करते आना चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि इस कंपनी के साथ हमें नजर रखनी है ना। हमें इस पे भी नजर रखनी है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो टाटा मोटर्स हो गया ऑटोमोबाइल में। तो ऑटोमोबाइल का अल्टरनेटिव कौन सा हो गया जो उस सेगमेंट में है। तो आप बोलोगे आइशर मोटर बोलोगे, या फिर आप बोलोगे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा बोलोगे आप, है ना। जैसे आप ये देखोगे ऑयल एंड गैस में देखोगे तो एक रिलायंस हो गया सबसे बड़ा, जामनगर का इतना बड़ा प्लांट है जो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके पेट्रोलियम डीजल बनाते हैं। वो एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, जो सेकेंड लार्जेस्ट जो ये अपना रिफाइनरी है इंडिया का, नयासा, है ना। तो वो भी अभी रिटेल में उतर गया है। पेट्रोल पंप्स आप देखेंगे पुणे में देखेंगे आप, पुणे के आसपास नयासा के पेट्रोल पंप है, हाईवेज पे है। तो इस तरीके से हमें कॉम्पिटिटर्स को ढूंढना है, ठीक है। तो उससे क्या पता चलता है कि कौन कौन सा नया प्लान ला रहा है या फिर प्लांट ला रहा है, वो हमें आसानी से पता चल जाता है। फिर हमें कंपनी का क्या करना है, प्रोस्पेक्टिव देखना है। जैसे हम 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, 12th करते हैं हम, तभी हम सोचते हैं, या फिर हमारे माँ बाप जो होते दोस्त होते जो हमारे करीबी होते, तो वो कहते हैं कि यहाँ से 10 साल के बाद तुम्हें क्या बनना है। तो जैसे किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पायलट बनना है, तो वो उस तरीके पे उस राह पे उसे चलने के लिए ये करते हैं, क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। उसी तरीके से कंपनी का भी एक मोटो होता है कि कंपनी कहाँ तक जा सकती है ना। जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, रिलायंस कभी बंद होगा जब भी क्रूड ऑयल आना बंद होगा, है ना। अभी वो कभी होगा पता नहीं, लेकिन ये इसका प्रोस्पेक्ट है क्योंकि इतना तेल हम निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं हम अर्थ से, तो कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। या फिर अगर कम भी हुआ तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, तो ये सब बढ़ेगा, है ना। तो हमें प्रोस्पेक्ट देखना है कि कंपनी कितना दूर जा सकता है और कितना अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को बाइफरकेट कर सकता है। इसमें आपको कोई नंबर्स देखने की जरूरत नहीं है। ये एक एकदम क्वालिटेटिव जिसको हम बोलते हैं, जिसमें नो नंबर्स इन्वॉल्व। ये एनालिसिस करना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। क्योंकि नंबर्स तो आपको बट ऑब्वियस आपको सच्चाई तो बताएंगी, लेकिन आपको क्वालिटेटिव भी देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, कैसा परफॉर्म करेगी, क्या करेगी। तो वो देखना भी काफी जरूरी होता है। और ये सारी चीजों को टाइम दर टाइम या फिर क्वार्टरली बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे इसे हमेशा देखते रहना जरूरी है कि यहाँ पे हम काम कैसे कर रहे हैं, कि ये सेगमेंट हमने चूज किया तो इसमें कौन सी कंपनी नई आई है जो लिस्ट हुई है, या फिर जो अनलिस्टेड कंपनी जो लिस्ट होने जा रही है ना। इसका इस पे कर्जा कितना है, उस पे एसेट कितना है उसके पास। तो ये हमें देखना काफी, रिव्यू करना बेसिकली काफी जरूरी होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस ये दो तरीके हैं जैसे जहाँ पे हम ओवरऑल स्टॉक मार्केट में हम काम करते हैं। जिससे हमें अभी डिस्कस किया हमने कि फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो उस तरीके से हम इस पे एनालिसिस करते हैं। दूसरा हो गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस। बहुत जल्द हम टेक्निकल चार्ट पे भी जाएंगे कि मनी मेकर जी कैसे काम करता है। और कैश में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि आज ही का देखेंगे कि कहाँ पे अच्छा मूवमेंट हुआ, और मनी मेकर जी कैसे हेल्प करता है हमें कि हम अच्छी तरीके से एकदम स्ट्रेटेजिक वे से हम टेक्निकल एनालिसिस कर पाए, है ना। तो कैश मार्केट में काम क्यों करना है, आप कोई भी मार्केट में काम कीजिए, आपको 4 दिनों में आपका फिक्स हो जाएगा
कि मैं कौन से सेगमेंट के लिए बनाऊं, है ना। कोई लोग कैश के लिए बने हुए, कोई फ्यूचर्स के लिए बने, कुछ को ज्यादा रिस्क लेना अच्छा लगता है, या फिर उनको समझ अच्छी है, पावर अच्छी है उनकी, कैपेबिलिटी, तो वो ऑप्शंस में काम करते हैं। लेकिन कैश में हम सबको काम करना चाहिए, क्योंकि ये सेफ मार्केट है। अगर आप ब्लू चिप कंपनी, अच्छी कंपनीज में पैसा डालोगे, आपको खोने का चांसेस बहुत कम है ना। आप पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो अच्छे बंच ऑफ पोर्टफोलियो में। आ, आपका रिस्क बहुत कम रहता है, क्योंकि कंपनी तो बंद होने वाला है नहीं। अच्छी कंपनीज जो भी है, मिड कैप हो लार्ज कैप हो, वो बंद तो होगी नहीं। आसान तरीका है काफी इन्वेस्ट करने का। आपको बस एनालिसिस करना है अच्छी तरीके से, एंट्री एग्जिट आपको परफेक्ट देखनी है, तो उस हिसाब से आप इसमें काम अच्छे से कैश मार्केट में कर सकते हो। अभी यहाँ पे भी डिसएडवांटेज होता है ना। सेफ तो है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अच्छा है, आप लॉन्ग टर्म भी रह सकते हो, है ना। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? आप गलत कंपनी चूज कर लिए, है ना। आपको पेनी स्टॉक में, जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत कम है, जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम है, वहां पे आप शेयर्स लेके बैठे हो और आप वेट कर रहे हो कि ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो वैसे काम यहाँ पे होता नहीं है। जैसे आपने गलत एंट्री ले ली रॉन्ग प्राइस पे, जैसे हम यूजुअली स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कि भाव भगवान है। अगर वो आपका भाव आपके एरिया में नहीं आ रहा है, या फिर आपके रडार में नहीं आ रहा है, तो आप उसे जबरदस्ती का एंटरटेन मत कीजिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट आपको बुलाएगा कि खरीदो, मेरे को खरीदो, लेकिन हमें वहां पे कंट्रोल रखना है, यहाँ पे इमोशनल हमें होना नहीं है, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे होते हो, है ना, 10-20% के आप प्रॉफिट पे बैठे होते हो, लेकिन आप फिर भी पोजीशन नहीं निकालते हो। तो वहां पे हमारा क्या होता है कि वहां पे गलती हो जाता है, फिर मार्केट वहां से नीचे आता है, तो आपका वेटिंग पीरियड काफी बढ़ जाता है। ये सारे डिसएडवांटेजेस है जो हमारे साथ होते हैं, और यूजुअली बिगनर्स के साथ होती है ये, और जो इंटरमीडिएट है उनके साथ भी होती है, सभी के साथ होती है ये। लेकिन ये जैसे आप धीरे धीरे काम करोगे, है ना, तो आपको ये सारी चीजें आसानी से आप समझ में आ जाएगी।